फ्रेंड 2022 में रे ऑप्टिक्स, देखिए पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला। स्टूडेंट मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं है आपके पास, फर्स्ट टॉपिक है आपके पास रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बोलो बेटा। जब एक मिरर से लाइट आती है और उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर हमारे पास दो लॉ होते हैं। फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ, and second is the incident ray, normal and reflected ray lie on the same plane। क्या बात क्लियर है? यस। चलिए अब इसके अंदर नेक्स्ट था स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन का मतलब है उसके रे डायग्राम। तो स्फेरिकल मिरर्स वाले रे डायग्राम, जिसमें पहला हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर। बेटा कॉनकेव मिरर में अगर लाइट इंफिनिटी से आती है तो इमेज कहाँ मिलेगी? वेरी गुड, फोकस पे कन्वर्ज करेगी। और रे अगर फोकस पे मिलेगी तो साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नाउ सेकेंड, अगर मान लो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पड़ा है, let us say this is f, let us say this is c। now अगर मान लो ऑब्जेक्ट पड़ा है बियॉन्ड c, तो जो रे स्ट्रेट जाएगी दैट विल पास थ्रू फोकस, और जो फोकस से निकलेगी दैट गोज पैरेलल आफ्टरवर्ड्स। तो क्या रे इमेज बनेगी बिटवीन f एंड c। और अगर f एंड c बनेगी, साइज कैसा होगा? स्मॉलर। वेरी गुड। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, अगर मान लो ऑब्जेक्ट पड़ा है एट सी पे ही, दिस इज एफ, दिस इज सी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो जो रेस फोकस से निकलेगी वो पैरेलल जाएगी आफ्टरवर्ड, और इमेज कहाँ बनेगी? एट सी। साइज कैसा होगा? सेम। नेचर कैसा होगा? वेरी गुड। अगर मान लो ऑब्जेक्ट पड़ा है बिटवीन एफ एंड सी, दिस इज एफ, दिस इज सी, दिस इज ऑब्जेक्ट, जो रे स्ट्रेट जाएगी दैट विल पास थ्रू फोकस, और जो फोकस से निकलेगी दैट गोज पैरेलल, और इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा? वेरी गुड। नेक्स्ट, सोच अगर ऑब्जेक्ट होता एट फोकस पे, तो रेज कहां मीट करेंगी? नेचर कैसा होगा? साइज कैसा होगा? हाईली लार्ज। वेरी गुड। अगर मान लो ऑब्जेक्ट होता बिटवीन पोल एंड फोकस, नाउ स्टूडेंट, अगर मान लो ऑब्जेक्ट होता, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, जो रे स्ट्रेट जाएगी दैट विल पास थ्रू फोकस, और जो सेंटर से जाएगी दैट रिवर्टेड बैक, और इमेज बनती बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा होता? वर्चुअल इरेक्ट। साइज कैसा होता? लार्ज। वेरी गुड। अच्छा, अब आ जाओ कॉन्वेक्स पे। मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहां से रेज आई, जो रे स्ट्रेट आएंगी इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, बट एक्चुअली में मीट थोड़ी करती हैं। साइज कैसा होगा? अब सोच, यहां पे वर्चुअल इमेज बनी है, हाईली डिमिनिश्ड, राइट? अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट फाइनाइट साइज का होता, फाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा होता लाइक दिस, तो यहां से रे स्ट्रेट गई, तो हमें ऐसा लगता है कि फोकस से मीट होके ऐसे जाएंगी, और यहां पे मान लो सेंटर होता, तो रे रिवर्ट होके वापस आती, इमेज कहां बनती? बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर कैसा होता? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होता?
मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। वेरी गुड। या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। नाउ मिरर फॉर्मूला, बेटा मिरर फॉर्मूला आपको फॉर्मूला जानना है। मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। करेक्ट। विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस कहती हैं कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू पोल, विद रिस्पेक्ट टू पोल। ऑल द मेजरमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, ऑल द measurement opposite to incident ray, all the measurement above principal axis positive, all the measurement below principal। वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। आपके पास ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला। सेकंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द सेकंड टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको रिवाइज करनी है। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द सेकंड टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है कि अगर मान लो ये एक ऑप्टिकल मीडियम है, लेट अस से दिस इज अनदर ऑप्टिकल मीडियम, यहां से लाइट आई। अगर लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में आए और अपने यूजुअल पाथ को डेविएट कर दे, यूजुअल पाथ से डेविएशन हो जाए, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। इसके अंदर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। सेकंड, if ray comes from optical rarer to optical denser, it will come towards the normal. If it comes from optical denser to optical rarer, bend away from the normal. Very good. Next, Snell's law. Snell's law. ये मान लो मीडियम 1 है, ये मान लो मीडियम 2 है, तो मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट इज μ2/μ1 which is equals to, ऐसा लिख के ना इसको, μ2/μ1, इट इज इनवर्सली रिलेटेड। तो 1 में बनने वाला एंगल ऊपर, 1 में कितना बन रहा है? साइन आई। 2 में बनने वाला एंगल नीचे, साइन आर। सर इसको स्पीड की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 में होने वाली स्पीड ऊपर, 2 में होने वाली स्पीड नीचे, दैट इज v2। सर अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाता μ12, तो ये होता μ1/μ2। सर तो ये हो जाता साइन r/sin i, दैट इज v2/v1। क्या बात क्लियर है? आपके पास लैम्डा की टर्म्स में भी ले लो। बेटा जब रिफ्रैक्शन होती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो अगर स्पीड चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो उसका पूरा फैक्टर किसके पास गया होगा? बेटा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर 1/टाइम को आप फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, तो क्या मेरे पास स्पीड को हम लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के नाम से जान सकते हैं? यस सर। तो क्या मैं इसको लिख दूं λ2 इंटू फ्रीक्वेंसी, λ1 इंटू फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी ने फ्रीक्वेंसी को काट दिया? क्या मैं λ2/λ1 भी लिख सकता था? हाँ। ओके, नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर आपके सिलेबस में कुछ कुछ चीजें जो आपको पढ़नी है। नंबर 1, स्टूडेंट्स हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे लेंसेज। लेंसेज के अंदर लेट अस से एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस अगर रे स्ट्रेट आ रही है तो इट विल मीट एट फोकस, मीट एट फोकस लाइक दिस, है ना? अगर मान लो यहां से दिस इज f, दिस इज 2f, f 2f, और यहां से रे 2f के बियॉन्ड से आ रही है, देन इट विल मीट बिटवीन f एंड 2f। करेक्ट। साइज कैसा होगा?
स्मॉल 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 है ना। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन है बिटवीन एफ एंड 2f। अच्छा सर, मान लो ऑब्जेक्ट होता एट 2f, ये f, ये 2f, ये f, ये 2f, और ऑब्जेक्ट होता एट 2f पे, तो जो रे स्ट्रेट जाएगी दैट विल मीट एट फोकस, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी दैट गोज अनडेविएटेड, और इमेज बनती एट। साइज कैसा होता? नेचर कैसा होता? क्या बात समझ आ रही है? चलो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट होता बिटवीन f एंड 2f, अगर ऑब्जेक्ट होता बिटवीन f एंड 2f, दिस इज f, दिस इज 2f, f 2f, और ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन f एंड 2f, तो जो रे स्ट्रेट जाएगी दैट विल मीट एट, दैट विल पास थ्रू फोकस, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी दैट गोज, और इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2f। साइज कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड। अगर मान लो ऑब्जेक्ट होता एट f पे, अगर मान लो ऑब्जेक्ट होता एट f पे, तो जो रे स्ट्रेट जा रही है ये ऐसे पैरेलल निकल जाएगी। साइज कैसा होता? एनलार्ज। नेचर कैसा होता? रियल इन्वर्टेड। अगर मान लो ऑब्जेक्ट होता बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस, और ऑब्जेक्ट होता यहाँ पे, तो जो रे स्ट्रेट जाएगी दैट विल पास थ्रू फोकस, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी दैट गोज अनडेविएटेड, और क्या इमेज इधर बनेगी है ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड। और साइज कैसा होता? एनलार्ज। नेचर कैसा होता? वर्चुअल एंड गुड। चलिए, अब अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता, और सॉरी कॉनकेव लेंस होता, नाउ अब क्या होता? सुनते हैं। अगर ये कॉनकेव लेंस होता, अगर ये रे सीधी जा रही होती, तो ये मीट ऐसे चलती, ऐसा लगता कि ये फोकस है, इट विल डाइवर्ज, है ना। अगर मान लो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता, दिस इज f, दिस इज 2f, दिस इज f, दिस इज 2f, कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी पे नहीं, कहीं भी, मान लो यहां रख देता मैं, तो जो रे स्ट्रेट आती ऐसा लगता कि वो फोकस से जा रही है, और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती वो अनडेविएटेड चली जाती, तो रेस कहाँ मीट करती? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। साइज कैसा होता? नेचर कैसा होता? वर्चुअल एंड इरेक्टेड, और इमेज बनती बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। क्या बात क्लियर है? ओके, चलिए, इसके लिए लेंस इक्वेशन होती है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन होती है यस v/u, या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए, नाउ अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट, आपके पास इन रिफ्रैक्शन यू हैव टू स्टडी ग्लास स्लैब, यू हैव टू स्टडी प्रिज्म, you have to study refraction through spherical surfaces and then lens maker formula। चलिए, आपके पास नेक्स्ट ये कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल surfaces, lenses and thin lens formula। लेंस मेकर फॉर्मूला चेक करते हैं। देखो, स्फेरिकल सरफेसेस की वजह से रिफ्रैक्शन पे बात करते हैं। मान लो ये एक स्फेरिकल सरफेस है, यहां पे मान लो f, यहां पे मान लो इसका 2f, और ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, मान लो इस पॉइंट पे, तो जो रे ऐसे आ रही है, देखो कहां से आ रही है? ऑप्टिकल रेयरर से। कहां जा रही है? ऑप्टिकल डेंसर में, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाओ पहले सर, यहां से एक नॉर्मल बनाओ जो सेंटर से पास होनी चाहिए।
ये हो गई मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गई मेरे पास नॉर्मल, ये हो गई मेरे पास इंसिडेंट रे। अगर रे सीधी जाती तो क्या ऐसे जाती, बट ऐसा नहीं जाएगी, तो क्या ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी? तो बनाओ सर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। सर नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो गई और क्या फाइनल इमेज यहां बनी? यस सर। सर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसको नाम देते हैं लेटर से पी एम एन, ऑब्जेक्ट ओ, हाँ सारे नाम हो गए। इसको नाम देते हैं अल्फा, इमेज वाले को नाम देते हैं लेटर से बीटा, और नॉर्मल को देते हैं गामा। ठीक है, ये हो गई मेरी रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई मेरी नॉर्मल। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, ये हो गया मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हो गए सारे एंगल मेंशन हो गए। अब इससे tan अल्फा निकालो। तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन? mn। बेस कौन? है ना। चलो सर tan बीटा निकालो। सर tan बीटा इस ट्रायंगल से निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा सर यहाँ से tan गामा निकालो। tan गामा निकलेगा mn बाय, इसको कुछ नाम देते हैं, सी दे देते हैं, सी, mn बाय mc। राइट नाउ, अब ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसकी हेल्प से आपको आई या आर के बीच में कुछ रिलेशनशिप पता चल सकता है। आई या आर, अब सोचो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो स्टूडेंट, ये है एन, ये है सी, ये है गामा, ये है ओ अल्फा, और ये है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या तुम्हें कुछ रिलेशनशिप दिख रहा है? आई इक्वल्स टू, क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है? व्हेन एंगल इज स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियन देन tan अल्फा इज नियरली इक्वल टू sin अल्फा। अब इसको मैं लिखूंगा नियरली sin आई, और इसको मैं लिखूंगा tan अल्फा, इसको मैं लिखूंगा tan गामा। क्या बात सही है बेटा? क्या tan अल्फा की वैल्यू और tan गामा की वैल्यू हमें पहले से पता है? पुट करूंगा यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 में। अब क्या रह गया, कहीं से r आ जाए, तो r कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? NCI। तो सर NCI, ये देखो, दिस इज r, दिस इज गामा, दिस इज I, विच इज एंगल बीटा। क्या रिलेशनशिप दिख रहा है? गामा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। सर बिल्कुल सही दिख रहा है, आर प्लस बीटा। व्हेन एंगल इज स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियन देन tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो इसको मैं लिखूंगा r इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा tan गामा माइनस tan बीटा शुड बी इक्वल्स टू साइन r। क्या सर आपको tan गामा और tan बीटा की वैल्यू पहले से मालूम है? तो सर वहां पुट कर दो, वहां से क्या आएगा? साइन r। वहां से क्या आएगा? आपने साइन आई और साइन r दोनों क्यों निकाले? दोनों को डिवाइड करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, वही तो चाहिए था आपके पास। साइन आई बाय साइन r, दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बात समझ आई? तो दैट विल बी द रिजल्ट। अच्छा, अब इसी को यूज करके अगर मुझे लेंस मेकर फॉर्मूला निकालना होता तो मैं कैसे निकालता? स्टूडेंट ध्यान से सुनते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, पहले क्या आपको फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला है लेंस मेकर का? क्या मुझे पहले से पता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव होके क्या आने वाला है? हाँ सर, लेंस मेकर फॉर्मूला मुझे पहले से पता है कि डिराइव होके क्या आने वाला है। वो आने वाला है 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। क्या यही आने वाला है पक्का? हाँ सर, यही आने वाला है। तो मान लो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से अगर मैं इधर की तरफ देखूं तो लेट अस से इधर एक फोकस है F1, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है लेट से C1,
सर इधर की तरफ भी तो फोकस बन सकता है, F2 और C2। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, मान लो मैं यहाँ रखता हूँ बियॉन्ड सी, सर कहीं भी रख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कहीं भी रख सकते हो। मैंने मान लो बियॉन्ड सी रखा, तो जो रे स्टेट आएगी यहाँ से आएगी, लेट से लाइक दिस, वो पहली बार कहाँ टकराई? X P1 Y की तरफ, मतलब कहाँ जाने वाली है रे? ऑप्टिकल रेयरर से ऑप्टिकल डेंसर की तरफ, तो कहाँ जाएगी? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो तुम नॉर्मल बनाओ, इस पॉइंट को C1 से कनेक्ट करो, इस पॉइंट को C1 से कनेक्ट करो, तो जो रे स्टेट जानी चाहिए थी वो ऐसे जानी चाहिए थी, बट ऐसे तो कहाँ जाएगी? तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ऐसे। मतलब अगर ये मीट करती तो यहाँ करती, सर एक्चुअली में मीट यहाँ करेगी नहीं, है ना? अगर करती तो यहाँ करती। इस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं U, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं V1, और यहां से यहां तक इसको मैं नाम दे रहा हूं R1 रेडियस। ठीक, अब स्टूडेंट इसके लिए आपको एंड एक्सप्रेशन पहले ही एक याद करने का तरीका बता रहा हूं। देख कहां से आ रही है रे? एयर से। कहां जा रही है? ग्लास में। μ1 से μ2 में। सर μ2 डिवाइड बाय इसके लिए पोजीशन कौन है? V1। μ2 डिवाइड बाय V1 प्लस μ1 डिवाइड बाय माइनस u इक्वल्स टू μ2 बाय माइनस μ1 ओवर R1। इसके लिए ये एक्सप्रेशन आता है, दैट इज μ2 बाय V1 μ1 बाय u μ2 माइनस μ1 ओवर R1। अच्छा सर रे अगर मिलती तो यहां मिलती, एक्चुअली में मीट थोड़ी करेंगी यहाँ पे। कहाँ मीट करेंगी? सर यहाँ पे आके दोबारा से रिफ्रैक्शन होगी। तो सर यहाँ पे अगर ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयरर की तरफ रे आने वाली होती तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। सर ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयरर आओगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। सर तो सर नॉर्मल से और दूर हो जाओ, तो नॉर्मल से और दूर हो गए तो इमेज मान लो यहाँ पे फाइनली बनी बिटवीन F एंड C। इसको मैं नाम दे रहा हूं V, और इसके लिए जब मैंने नॉर्मल बनाई तो इसका रेडियस यहां था, ये R2, दिस इज R2। इसके लिए रेडियस, इधर वाले के लिए X P2 Y के लिए। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सेकंड वाले का? देखें इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? रे कहां से आ रही है? ग्लास से। कहां जा रही है ना? ऐसे जा रही है ना? तो μ1 डिवाइड बाय, इसके लिए इमेज बन रही है V पोजीशन पे, प्लस कहां से आ रही थी? μ2 डिवाइड बाय माइनस V1 इक्वल्स टू μ2 माई μ1 ओवर माइनस R2, ये वाला माइनस R2। ये इसकी सेकंड इक्वेशन होती है। आपको पेपर में ये डिराइव करनी नहीं है, ये दोनों इक्वेशंस लर्न रखनी है कि अगर पूछा ना जाए कि डिराइव करो तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे? अब हम ऐड करेंगे 1 और 2 को। अगर हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ध्यान दो, क्या μ2 बाय V1 और यहाँ पे μ2 बाय माइनस V1 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सर। तो बचेगा क्या? सर बचेगा ये μ1 1 बाय V माइनस U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, यहां बचेगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो क्या हमें 1 बाय V माइनस 1 बाय U पता है? क्या ये क्या होता है? 1 बाय F। μ1 को नीचे ले जाओ तो μ2 1
-1, क्या यही रिलेशनशिप आ गया? दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे। आपका नेक्स्ट है इसमें थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ अ लेंस। नाउ आपके आज जो भी मैं इसके अंदर से बात करूंगा, ठीक है, आपके पास नेक्स्ट लेंस मेकर फॉर्मूला, उसके बाद मैग्निफिकेशन दैट इज V/U, पावर ऑफ अ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ थिन लेंस। देखो बच्चों, लिसन, next is power of a lens. What is power of a lens? 1/f. Power of a lens. Power of a lens का फॉर्मूला होता है P equals to 1/f in meters। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट डायोप्टर या मीटर इनवर्स। स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव के लिए कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। तो पावर क्या होगी इसके लिए? पॉजिटिव, और इसकी पावर नेगेटिव। के बाद क्लियर है? अच्छा जी, अब सुन, अगर मान ले दो लेंसेज को एक साथ लगा दिया तो अब ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या हुई, ओवरऑल पावर क्या हुई? सुनते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/f नेट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f that is equals to power net should be equals to P1 plus P2। अगर इसकी जगह एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस होता तो क्या होता? सर कुछ नहीं होता, आप एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव ले लेते और एक की फोकल लेंथ नेगेटिव ले लेते। क्या यही होता? हाँ सर, बिल्कुल यही करते आप। चलो और सुनते हैं। नेक्स्ट लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ अ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म फॉर्मूला चेक करते हैं। देखो प्रिज्म फॉर्मूला चेक करें। लेट अस से दिस इज अ प्रिज्म, यहां से रे आ रही है। अगर रे ऑप्टिकल रेयर से ऑप्टिकल टेंसर में आएगी तो सर नॉर्मल बनाइए पहले आप, ये नहीं नॉर्मल। अगर रे सीधी जाती तो क्या ऐसे जाती? बट रे ऐसे नहीं जा पाएगी, इट विल बेंड। तो सर नॉर्मल की तरफ बेंडिंग दिखा दीजिए आप। अब जब रे यहां पे टकराएगी एन पोजीशन पे, अब वो ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयर में आने वाली है, तो क्या होगा? तो सर नॉर्मल बनाइए और इसको अवे द नॉर्मल दिखाइए। ये हो गया मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया मेरे पास एंगल ऑफ, और ये हो गया R1, ये हो गया R2। ये है फाइनल डायरेक्शन जिसे हम इमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं। अगर इंसिडेंट रे सीधी जाती तो क्या ऐसे जाती? फाइनली उसकी डायरेक्शन क्या ऐसे है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ, हाँ सर, एंगल ऑफ डेविएशन। अब सोचो सर, ये एंगल कितना? आई। सर अगर ये एंगल आई तो फिर ये एंगल कितना? आई, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है ना ये। अच्छा सर, अगर ये आई, ये R1, तो सर ये एंगल कितना छोटा वाला? आई माइनस R1। चलो सर ठीक, ये एंगल कितना? E, ये एंगल E। अगर ये E तो ये कितना? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये E, उसमें से छोटा वाला R2, तो ये कितना? E माइनस R2। क्या यही हुआ? इसको नाम दे दो U।
इन ट्रायंगल यू एम एन, this is delta, this is I minus R1, this is E minus R2। क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दिख रही है? तो क्या मेरे को दिख रहा है कि डेल्टा विल बी इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस, यस। तो क्या मैं यहां से देख पाया कि डेल्टा का मतलब हो गया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2? क्या मैं ऐसा देख पाया? ऐसा देख पाया, होया? अब देखो फर्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, आपके पास एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? तो इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, क्या मैं देख रहा हूं ट्रायंगल MNT में R1 प्लस R2 प्लस एंगल T शुड बी इक्वल्स टू, क्या बात क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, पक्की बात? तो क्वाड्रिलेटरल देखो, इन क्वाड्रिलेटरल AM TN, AM TN, ये A है प्लस 90 है प्लस एंगल T है प्लस 90 है, 360 डिग्री है, राइट? तो क्या एंगल A प्लस एंगल T इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180, 360 माइनस 180 180, क्या ये 180 हुआ? दिस इज थर्ड इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ कंपेयर कर दो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड को। क्या 180 180 कंपेयर हो गया? क्या एंगल T कंपेयर हो गया? तो एंगल A किसके इक्वल हुआ? तो मेरे को रिलेशनशिप दिख गया A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। मान लो फोर्थ इक्वेशन, इस R1 प्लस R2 को आप यहां यूज करें, यूज इन फर्स्ट, यूज इन फर्स्ट, तो आपके पास डेल्टा हो गया I प्लस E माइनस A, यही हुआ? यहां ले आइए, A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E, मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन, ठीक। अगर डेल्टा मिनिमम करना है तो इसकी कंडीशन 3 होती है। अगर डेल्टा मिनिमम करना है तो इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1, एंगल I इक्वल्स टू एंगल E। दूसरी कंडीशन R1 इक्वल्स टू R2। तीसरी कंडीशन, ये जो MN वाली रे है वो बेस के साथ पैरेलल निकल जाएगी। अगर R1 इक्वल टू R2 हो गया फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर R1 इक्वल टू R2 हो गया तो सर A का क्या होगा? A हो जाएगा R प्लस R, अरे A हो जाएगा 2R, तो R हो जाएगा, क्या तुम्हें बात समझ आई? A हो जाए, R हो जाएगा A बाय 2। आगे बढ़ते हैं, तो उस समय इसका क्या होगा फिफ्थ इक्वेशन का? सर I और E बराबर हो जाएंगे, तो A प्लस डेल्टा मिनिमम I प्लस I हो जाएगा, I प्लस I मतलब 2I। नाउ तो I विल बी इक्वल्स टू A प्लस, अब सोच के देखो, मैंने I क्यों निकाला, मैंने R क्यों निकाला? क्योंकि मैं म्यू निकालना चाहता था। म्यू मतलब साइन I बाय साइन R, तो साइन I बाय साइन R के लिए ही तो निकाला होगा ये, तो ठीक सर। तो म्यू इक्वल्स टू साइन I बाय I और R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यू विल गेट म्यू, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। और इसका ग्राफ भी आपको याद रखना है प्रैक्टिकल्स के लिए। इसका ग्राफ ऐसा सा आता है, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। बात समझ आई? चलो एक और चीज समझते हैं, तो नहीं, नेक्स्ट एक और चीज समझते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है सर, देखते हैं। नाउ
चलिए नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? अगर मान लो एक ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकल डेंसर, और यहां से एक इसके अंदर हमने एक लाइट सोर्स रखा हुआ है। अगर लाइट ऐसे आ रही है ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयरर में, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। तो सर अवे द नॉर्मल बनाइए लाइक दिस। अगर ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सोचो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूं फिर I1 I2, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर, बढ़ गया सर, R2 हो गया, है ना। अब सोचो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दूं I3, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रे इसके सरफेस के साथ साथ चली जाए, मतलब R3 हो जाए 90 डिग्री। मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब अगर क्रिटिकल एंगल है तो सोचो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2:1, मतलब इसको मैं 2 का नाम दे रहा हूं, इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूं, तो μ2/μ1, 1 में बनने वाला एंगल ऊपर कितना 90, और 2 में बनने वाला एंगल नीचे साइन IC। क्या बात क्लियर है? यस और नो? क्या μ21 1/sin IC का कॉन्सेप्ट हो गया? अब सोचो अगर मान लो और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं, मतलब I4 जो कि I3 से भी बड़ा हो, मतलब क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो, नाउ व्हाट विल हैपन? द रे विल रिवर्ट बैक इन द सेम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम लाइक दिस, and it will follow law of reflection. This is called total internal reflection. This is called total internal reflection. क्या बात क्लियर है? ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होता है? लाइट, इसके अंदर दो ग्लासेस होते हैं, एक इनर ग्लास और एक आउटर ग्लास। इनर ग्लास को कहते हैं कोर और आउटर ग्लास को कहते हैं क्लेडिंग। अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है 1.66, और बाहर वाले क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है 1.63। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर मान लो यहां से रे एंटर हुई, तो अब ऑप्टिकल डेंसर अंदर वाला है, ऑप्टिकल रेयरर बाहर वाला है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और रे वापस टर्न बैक कर सकती है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। अच्छा जी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी हैं? कंडीशन नंबर 1, द रे शुड कम फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर टू ऑप्टिकल रेयरर। दूसरी कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। करेक्ट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की और एप्लीकेशंस है मिराज। नेक्स्ट है हमारे पास डायमंड ऑफ शाइनिंग। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड थ्रू प्रिज्म। नेक्स्ट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, reflecting and refracting and their magnifying power. Now student, optical instrument, microscope and astronomical telescope सुनते हैं। आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट
इसमें पहला है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में आपको दो माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब मान लो ये मेरे पास एक माइक्रोस्कोप है, एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका ये फोकस है, दिस इज अ फोकस, दिस इज अ सी, दिस इज सी, और ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, राइट। अब जो रे स्ट्रेट हो गई दैट विल पास थ्रू फोकस, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गई दैट गोज अनडेविएटेड, और रे बनी यहां पे कहीं पे। बात सही? और सबसे कंफर्टेबल इमेज आपको तब दिखाई देती है जब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, मतलब V इक्वल्स टू D, ये तब सबसे कंफर्टेबल तब बनती है। नाउ क्या मुझे ये पता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस, सर दोनों तरफ अगर v से मल्टीप्लाई करना, v/f इक्वल्स टू, हाँ सर v/u को अभी अभी हम किसी और नाम से जान रहे थे, मैग्निफिकेशन, तो ये होगी 1 माइनस सर v/f इक्वल्स टू 1 माइनस, अच्छा सर m को उधर ले आओ, तो m कितना हुआ 1 माइनस v/u, v माइनस v/f। और सबसे कंफर्टेबल आपको तब दिखाई देगा जब ये v कितने होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो भी किधर, लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब नेगेटिव। तो आपके पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब माइनस ऑफ d ओवर f, दैट इज 1 प्लस d/f। ये है मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, अब आजा मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उस पर स्टडी करते हैं स्टूडेंट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मान ले मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज फोकस, दिस इज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट के पास हो। फिर ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ हमेशा छोटा होता है ताकि एक्स्ट्रा जो रेज हैं वो उसके अंदर कैप्चर ना हो और शार्प इमेज दिखाई दे, वो मतलब है ऑब्जेक्टिव। मैंने अभी आपको रे डायग्राम बनाने बताए थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है बिटवीन एफ एंड सी, तो जो रे स्ट्रेट जाएगी दैट विल पास थ्रू फोकस, सर वो पास होगी फोकस के थ्रू, लाइक दिस। क्या बात क्लियर है सर? जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी दैट विल गो, क्या रे इधर बनेगी, क्या बात सही है, सी नॉट। अब इसके आगे एक और लेंस लगाएंगे जो हम देखेंगे, जिससे हम देखेंगे, दिस इज आई लेंस, दिस इज आई लेंस। क्या बात क्लियर है? अब इसको बहुत पास रखा जाता है ताकि जो रे स्ट्रेट जाएगी वो पास होगी कहां से, फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी दैट गोज अनडेविएटेड, और रे यहां से आके मीट करेंगी लाइक दिस। और क्या फाइनली इमेज बहुत बड़ी बनी है? अब सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने क्या बताया था, v/u या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ सर यही तो बताया था। तो सोचो इसकी मैग्निफिकेशन अगर मैं पूछूं, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन, तो सर इसके लिए आपने बताया था हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या यही बताया था? इसके लिए इमेज कौन है सर? इसके लिए इमेज, इसको h1 बोल दो सर, h1। और इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये, इसको HO बोल दो सर, HO, इसको क्या बोल दो, HO। ठीक सर। अच्छा सर HI H1 नीचे है,
तो क्या इसके आगे माइनस साइन नहीं होना चाहिए था? तो लगा देते हैं सर माइनस। ठीक, चलो मैग्नीट्यूड से फिलहाल बात करते हैं, h1/ho, बाद में एक ही बार नेगेटिव लगा देंगे, एक बार साइन कन्वेंशन ले लेंगे। ठीक, h1/ho। अच्छा, इस पे बात करते हैं। इसकी मैग्निफिकेशन अगर मैं देखूं, इसकी मैग्निफिकेशन, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इसको h2 बोल देता हूं मैं। तो मैग्निफिकेशन हुई h2/h1, h2/h1 है ना। अच्छा सर, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करना। सर आपको कैसे पता मल्टीप्लाई करने से कुछ बेनिफिट होगा? सर यहाँ h1 न्यूमरेटर में है, यहाँ h1, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो h1 तो मल्टीप्लाई करना सर। अगर mo इंटू me करूं सर, h1/ho, h2/h1, यस और नो? क्या h1 कैंसल? क्या mo इंटू me दैट इज इक्वल्स टू फाइनल इमेज हाइट और इनिशियल ऑब्जेक्ट हाइट? फाइनल इमेज हाइट, इनिशियल, तो क्या ये ओवरऑल मैग्निफिकेशन हो गई? हाँ सर, दिस इज ओवरऑल मैग्निफिकेशन, बात सही। अच्छा सर, एक बात और, अभी थोड़ी देर पहले ही आप जब सिंपल माइक्रोस्कोप करवा रहे थे, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो फॉर्मूला क्या आया था? 1+d/f। सर एक ऐसा केस जहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो 1+d/f, 1+d/f। क्या बात क्लियर है? यस। अच्छा सर, mo भी तो रह गया सर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताना, v/u। v मतलब और u मतलब, क्या v इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, और क्या u इधर जा रहा है तो ये हुआ v/-u0। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना v0/-u0, 1+d/fe। इसमें दो स्पेशल केसेस होते हैं। बोलिए। ये वाली, जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने आप ही बिल्कुल नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है और इमेज नीचे की तरफ। बेटा माइनस ऊपर लगा तो हुआ, यहाँ पे लगा ही तो है ना। आपके पास स्पेशल केस इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब। व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्यूब? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस के बीच का डिस्टेंस, इसे कहते हैं लेंथ। तो इसके लिए आंसर होता है u कितने के इक्वल हो जाता है? FO के, फोकल लेंथ। और v किसके इक्वल हो जाता है? L। L मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब। ये तब होता है, ये देखो, ये आपको आंसर कब दिखाई देता है? मान लो ये ऑब्जेक्ट बहुत ये पास आ रहा है तो इमेज दूर हो रही है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाऊं तो ये वाली इमेज थोड़ा दूर हो जाएगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां ले, बेटा फोकस पे नहीं रखना है, क्योंकि फोकस पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगी? फोकस से थोड़ा सा इधर रखना है, फोकस से थोड़ा सा इधर रखना है, तो इमेज कहां बनेगी? लेंस से ऑलमोस्ट चिपकती हुई। लेंस से ऑलमोस्ट चिपकती हुई मतलब यहां से यहां तक की दूरी कहलाती है L, और यहां से यहां तक की दूरी फोकस पे रखा नहीं है, फोकस से जस्ट पहले रखा है, उसे क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। अच्छा, दूसरा एक स्पेशल केस और भी है इसमें। स्पेशल केस नंबर 2, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हो जाए तो ये आंसर हो जाता है L/FO 1 नहीं, D/FE इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू M। अब ध्यान से देखो जरा, मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो अगर फोकल लेंथ छोटी करूंगा तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगी, और फोकल लेंथ बड़ी करूंगा तो अब क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव और आई लेंस दोनों की यूजुअल फोकल लेंथ आप छोटी क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपकी फोकल लेंथ छोटी होगी तो मैग्निफिकेशन बड़ी होगी। लेकिन आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस कंपैरेटिवली फोकल लेंथ किसकी छोटी होती है? ऑब्जेक्टिव की। क्या बात क्लियर है? अपर्चर किसका छोटा होता है? क्यों? ताकि अनवांटेड रेज उसमें एंटर नहीं करे। बात सही। अब आते हैं नेक्स्ट टेलीस्कोप पे। नाउ स्टूडेंट, नाउ we'll talk about telescope, astronomical telescope. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि बड़ा होता है ताकि मैक्सिमम रेज इसके अंदर से एंटर हो। ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या देखते हो आप? जो दूर की चीज है, आपको एक लार्ज व्यू देखना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्या देख रहे हो आप? स्टार्स, हेवनली बॉडीज। वो कहां पड़ी हैं? इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट से जो रेज आएंगी इमेज कहां बनाएंगी? कहां बनाएंगी? फोकस पे या फोकल प्लेन पे, है ना? इमेज कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा? साइज कैसा होगा? अब सोचो, स्टार जिसे आप देखना चाहते थे, लेंस ने उसकी इमेज छोटी कर दी, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। नुकसान हुआ। छोटा, आपके पास इमेज तो और छोटी हो गई। इस इमेज को फर्दर मैग्नीफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आई लेंस। बेटा ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? एफ ओ। एफ ओ। यहां पे एक और लेंस लगाते हैं और इसको वहां पे प्लेस करते हैं ताकि ये इसके फोकल लेंथ पे रहे। ऐसा करने से क्या बेनिफिट है? सर जो रे फोकस पे होगी वो रे ऐसे सीधी निकलेंगी और कहां जाएंगी? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट। और इमेज कैसी बनेगी? हाईली एनलार्ज, वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके लिए हाँ, यहाँ इसके नहीं कैसे? अब सोच, एक चीज बच्चे के मन में डाउट आता है कि अगर रेज इनिशियली इंफिनिटी से थी और फाइनली भी इंफिनिटी पे चली गई तो ये मैग्नीफाई कैसे हुआ? बेटा इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी वैल्यू। इंफिनिटी का मतलब क्या है? बहुत बड़ी वैल्यू। अगर ये रेज इंफिनिटी से आ रही थी, कहां से? स्टार से, और वो स्टार कितनी दूर है? 10 की पावर 8 किलोमीटर, 10 की पावर 9 किलोमीटर, ऐसा इतनी दूरी पे। और फाइनली रेज भी कहां मिल रही हैं? इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी का क्या मतलब है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो स्टूडेंट आपको वो इमेज जो 10 की पावर 8 किलोमीटर से आ रही थी, अब वो इमेज कहां बनती हुई दिख रही है? 2, 3, 5 किलोमीटर। इसीलिए हमें लगता है कि रेज, वो इमेज जो है वो मैग्नीफाई हो गई है। अरे सोच के देख, अगर एक ऑब्जेक्ट, ये इस चौक होल्डर को मैं बहुत दूर ले जाऊं, सोच के देख, जब आप एरोप्लेन देखते हो हवा में तो कितना सा दिखता है? इतना सा दिखता है ना? तो छोटा सा दिखता है ना एरोप्लेन। क्या वो एक्चुअली में इतना सा है? अब सोचो एरोप्लेन को तुम्हारे पास ला रहा हूं, तो क्या वो तुम्हारे फेस से भी बढ़ जाएगा? क्या वो तुम्हारी बॉडी से भी बढ़ जाएगा? स्टूडेंट वही चीज अगर स्टार बहुत दूर से देख रहे हो तो बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन अगर उसकी इमेज को पास ला रहा हूं तुम्हारी आईज से तो इमेज बहुत बड़ी हो गई। सर कितना पास ला रहे हो? 10 किलोमीटर। सर हमारी आईज के लिए तो अभी भी इंफिनिटी है। हाँ बात सही कह रहे हो, लेकिन पहले भी तो इंफिनिटी था, लेकिन वो इंफिनिटी कितना था? 10 की पावर 8 किलोमीटर।
उसकी रिस्पेक्ट में आप पास ले आए और आपको इमेज बड़ी दिखाई दे रही है। क्या बात समझ आ रही है? तो ये वो इंफिनिटी है और ये वो वाला इंफिनिटी है जो स्टार से आ रहा था। अब आ जा मैग्निफिकेशन पे वापस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है tan बीटा बाय tan अल्फा। नाउ व्हाट इज tan बीटा, व्हाट इज tan अल्फा? बीटा वो एंगल है जो इमेज के साथ बनता है। सर इमेज के साथ ये एंगल मान लो बीटा, और सर ऑब्जेक्ट के साथ ये मान लो, अरे ये अल्फा तो है, ये अल्फा, ये अल्फा तो ये अल्फा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अच्छा सर tan बीटा, इसको नाम दे देता हूं मैं कुछ, आई एम सी ऑफ ई, मतलब सेंटर और आई लेंस, इसको मैं नाम देता हूं सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो tan बीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कौन? आई एम, बेस कौन? सी ई आई। अच्छा जी, tan अल्फा आई एम बाय इसका बेस सी नॉट आई। आई एम ने आई एम को तो बचा क्या? सी नॉट आई सी ई आई। सर सी नॉट से आई तक प्लस एफ ओ, इधर जा रहे हो ना, तो प्लस एफ ओ, जबकि सीई से आई माइनस। क्या बात समझ आई? आंसर डन। दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब एक और आ जा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, कैसनग्रेन। न्यूटोनियन नहीं है बेटा, सिर्फ कैसनग्रेन है आपके सिलेबस में। आपके पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहता है कि यहां से एक बड़ी सी ट्यूब बनाइए और यहां पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखिए, यहां से रेज आती हैं और ये कॉनकेव सरफेस है और रेज मीट एट फोकस। रेज कहां मीट करती हैं? इससे पहले की रेज यहां पे मीट करती, आपने इसके आगे एक और कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया और यहां से रेज ऐसे जा रही हैं और यहां से रेज इधर की तरफ ऑब्टेन होती हैं। इसका मैथमेटिकल एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ डायग्राम है। और एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। यस, पहली चीज, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर जो इससे पहले बनाया था उसमें क्रोमैटिक एब्रेशन होती है और स्फेरिकल एब्रेशन होती है। नाउ व्हाट इज स्फेरिकल एंड क्रोमैटिक एब्रेशन? यस, लाइट रेज एग्जैक्टली फोकस पे मीट नहीं करती, वो फोकस से थोड़ा पहले या फोकस से थोड़ा बाद मीट करती है, इसे कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। और लाइट कलर बैंड्स में टूट जाती है, इसे कहते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। ये दोनों ही बातें मिरर के साथ नहीं होती, इसमें लेस क्रोमैटिक एब्रेशन होती है, लेस स्फेरिकल एब्रेशन होती है। थर्ड, शार्प इमेज बनती है। फोर्थ, अगर सेम पावर, सेम मैग्निफिकेशन के मिरर्स और लेंसेज लिए जाएं तो मिरर कंपैरेटिवली लाइटर होते हैं और लेंसेज कंपैरेटिवली हैवी होते हैं। क्या बात सही है? चलो अब देखते हैं, एक सेकंड। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर। क्या बात क्लियर है? ये आपके 2022 के अंदर